तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियां बेहद डरावनी हैं। बस मेरी इतनी गुजारिश है कि इसे आप पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है और यकीन मानिए इस काम में बड़ी मेहनत लगती है। आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ कहानियां सुनेंगे। आज की ये सारी कहानियां पूरी वो सुनेगा जिसमें दम होगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये हादसा मेरी कजन सिस्टर के साथ हुआ था। साथ ही ये बात 2016 की है। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन एक बात और है कि ये बात हमारे परिवार के अलावा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जब भी हमने किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश की है तो न जाने हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। दोस्तों, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने इस कहानी को बताने में करीबन 4 महीने का वक्त लिया। वो बात और है कि कई बार लोग अपने साथ हुई घटना को बड़ी आसानी से बयां कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बताना तो दूर, इस बारे में सोचने से भी डरते हैं। हालांकि हर किसी का अपना अलग नजरिया होता है, लेकिन यहाँ डर की वजह इतनी ज्यादा है कि उनका कहना है जब जब उन्होंने ये बात किसी को भी बताई तो उनके परिवार में कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता है। पर आज ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि उनका मकसद हम सभी की भलाई है। यही सोचकर उन्होंने हमें ये कहानी भेजी है। वो चाहती हैं कि जो गलती इनकी बहन से हुई वो गलती कभी कोई और अपनी जिंदगी में ना करे। साथ ही दोस्तों, कहानी के दौरान उन्होंने काफी बातों को सामने नहीं रखा। उसकी वजह यह है कि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की भलाई के बारे में भी सोचती है। इस कहानी को लेकर उनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि मजाक सिर्फ अपनों के साथ ही अच्छा लगता है, ना कि अनजान शक्तियों के साथ। दरअसल हम उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा से हैं और हमारे साथ घटी ये घटना 2016 में हुई थी। उन दिनों हमारे घर में पूजा थी, जिसे उत्तराखंड में हम जागर के नाम से भी जानते हैं। पूजा से कुछ दिन पहले ही हमने थोड़ा घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि वैसे तो हम शहर में रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था हम पूजा करने के लिए गए थे। तो ठीक दीपांशु भाई, यश, सियदी और मैं, इसके अलावा हमारे 2 कजन अंजू और मेरा भाई गौरव भी था। हम करीबन 5 मई को घूमने के लिए निकले थे। आखिरकार हम बड़े हो गए थे, जिसके चलते घर वालों ने भी हमें बड़े आराम से परमिशन दी थी। तो ठीक हम भी निकल पड़े नैनीताल की ओर। दोस्तों, वैसे हम कई बार साथ में पहले भी घूम चुके हैं, लेकिन उस दौरान जो हमसे गलती हुई ठीक उसी की वजह से यकीन मानिए हमारी फैमिली आज तक परेशान है। 5 मई को हमारा पूरा दिन ट्रैवल में निकल गया। थकान की वजह से उस दिन हम कहीं घूमने नहीं गए। उस दिन हमने होटल के रूम में बातें करके ही वक्त बिताया। हम सब मिलकर अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक बातों को लेकर हमारा टॉपिक अब भूतों पर आ चुका था। वैसे ये हॉरर स्टोरीज सुनने का काम हम काफी समय से कर रहे थे। सच कहूं तो हम सबका विश्वास मानो इन चीजों पर कभी था ही नहीं। इसी के चलते हमने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसके जरिए हम एक तरह का मानो एंजॉय कर सकें। वैसे वो होता है, कभी कभी मन करता है कि ऐसा करके देखें, पर डर भी लगता है। लेकिन उस समय हम काफी लोग थे और फिर सबकी बातें एंड ऑल। फिलहाल हम सबसे बड़ी सियादी थी। वो हम सभी में से बहुत बहादुर थी। वो शुरू से ही इन चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती थी, लेकिन हमने उन्हें बड़ा फोर्स किया कि कल आप बाल खोलकर और परफ्यूम लगाकर जंगल में जाना। आप करीबन 10 मिनट तक ये बोलते रहना कि अगर कोई जिन या भूत यहाँ है तो मेरे सामने आकर दिखाए। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो हमारी इस बात पर दी ने कहा
कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, पर फिलहाल मैं तुम सबके खातिर इतना तो कर ही दूंगी। वैसे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कई बार ऐसे उल्टे सीधे काम किए थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जिस दिन सिया दी ने अपना चैलेंज पूरा किया था, उस दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दीदी बिल्कुल ठीक थी, हमें भी हर बार की तरह नॉर्मल लग रहा था। फिर हम सब घर आ गए। लेकिन दोस्तों, एक दिन बाद, या यूं कह लीजिए कि उसी रात, इन सब की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि 7 या 8 तारीख को पहली बार दीदी को यह महसूस हुआ था कि जिस वक्त वो नहाने गई थी, उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कान के पास गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये सब इग्नोर किया। ठीक इसके बाद जब हम बाहर घूमकर वापस लौटे, तो उन्हें न जाने क्यों पर एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शरीर दुख रहा हो। हमने उन्हें ऐसा देखकर तुरंत बुखार की गोली दी थी। वैसे सच कहूं तो शायद इन सब चीजों की सच में शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि लगातार उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। कभी सरदर्द, कभी चक्कर सा आना, ये सब चल ही रहा था। लेकिन उस वक्त हमें ये सब तबीयत खराब होने की वजह से लग रहा था। इसके बाद ठीक उसी दिन हमें बाहर भी जाना था। हम लॉबी में खड़े यश का इंतजार कर रहे थे कि तभी हमने दी के हाथों को देखा। वो अपना हाथ खुजला रही थी। उनके हाथ पर काफी सारे रैशेस के निशान भी थे, लेकिन हमने उस वक्त भी नजरअंदाज किया। हमें लगा कि खुजली होने के कारण दीदी ने खुद से निशान बना दिए होंगे। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि यश भी वहां पर आ ही गया था। इसके बाद हम नैनीताल में बोटिंग के लिए गए। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, पर न जाने क्यों दी चुपचाप बैठी हुई थी। शायद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब बड़े मजे से बोटिंग कर रहे थे कि अचानक दीदी के चिल्लाने की आवाज आई। हमारी नजर उनकी तरफ पड़ी। शायद उन्होंने पानी में जिन्न को देखा था। उनके चिल्लाने की वजह से वहां जितने भी लोग थे, सबकी नजरें हमारी बोट पर ही थी। हमने जल्दी से बोट को किनारे लगाने को कहा। दीदी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कह रही थी कि कोई उन्हें छू रहा है, लेकिन हमारी नजरों में वहां कोई भी नहीं था। पर उनकी ऐसी हालत देख हम सब भी बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसा हो जाने के बाद हम सब ने फैसला कर लिया कि हमें वापस चले जाना चाहिए, और ठीक उसी दिन हम वापस गांव पहुंच गए। यकीन मानिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी। जिस वक्त वो ठीक रहती तो बताती थी कि मुझे अजीब से सपने आते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं वो मुझे छूता भी है। लेकिन उस वक्त मैं ना ही किसी को कुछ कह पाती और ना ही अपनी आंखें खोल पाती। पूरे घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। न जाने हमारी दीदी को किसकी नजर लग गई थी। ऐसा लगातार होते देख हमारी पूजा का दिन भी नजदीक आ गया था। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आज भी देवी देवताओं का वास है। जब कभी कुछ भी किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम सभी के देवता कुछ पल के लिए आकर समस्या को बता जाते हैं। और उस बीच जो कुछ भी होता है, वो सब देखने में अच्छे से अच्छा इंसान भी एक पल को तो डर जाता है। लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि कुछ चीजें हमारी सोच से परे होती हैं। खैर, पूजा में अक्सर हमारे चाचा जी के ऊपर देवता आते थे। तो ठीक उसी बीच उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसी जगह पर कोई अजीब शक्ति मौजूद है। इतना कहकर जो देवता अब तक चाचा के शरीर में थे, वो जा चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब जो इसके बाद हुआ वो बेहद खतरनाक था। यकीन मानिए, इसके बाद तो हमारी दी को न जाने क्या हो गया था। उन्होंने उस वक्त जो भी किया मैं आपको नहीं बता सकती। उन सब चीजों के बारे में सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने बहुत रोका, पर उस दिन उस जिन्न ने दी को नहीं छोड़ा। सच में उस पल जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती। बस इतना जान लीजिए कि सब कुछ हालातों से बाहर हो गया था।
बहुत कोशिशों के बाद जब कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो हम वापस दिल्ली आ गए। इसके बाद हमने दिल्ली में ही कई लोगों से पता करने के बाद एक मौलाना के पास गए। दोस्तों, यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो आपके लिए महज एक कहानी ही होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारी दीदी अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये पूरा वाक्य जो आपने अभी सुना, इसमें से मैंने आपको कुछ ही बातें बताई हैं, क्योंकि आज भी हमारी फैमिली पूरी तरह से महफूज नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उस जिन की नजरों के हिसाब से वो आज भी कुछ भी कर सकता है। सच कहूं तो ये कहानी जो आपने सुनी है, हमें तो ये सब बताने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद है। प्लीज आप लोग कभी भी ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने अपनी कई वीडियो में कहा है कि हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए, और बात रही इनके सम्मान की, तो ना ही ये हमें दिखती है और ना ही हमें जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाती है। बस हम खुद से ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसके बाद हमें तो छोड़ो, हमारे पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसी कोई भी गलती ना करें कि जिसकी वजह से आपको अपने और अपने परिवार के साथ परेशानियों का सामना करना पड़े। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे साथ बीती मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना जा रहा हूं जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी लॉकडाउन से पहले की है, जो मेरे साथ ही घटी हुई है। आज से तकरीबन 1 साल पहले, जनवरी 2020 में। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 20 साल है। एक दिन मैं अपने पापा के दोस्त, उनके बेटे की शादी में गया था और मौसम भी ठंड का था। बाहर काफी ठंड लग रही थी। उस वक्त आप लोग दिल्ली का मौसम तो जानते ही हो। शादी दिल्ली में महरौली के एक फार्म हाउस पर थी। वैसे जो लोग नहीं जानते तो बता दूं कि महरौली में कितनी सारी इमारतें हैं जो कि किसी खंडर की तरह दिखती है। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था, क्योंकि परफ्यूम मुझे पहले से ही बहुत पसंद था। इसलिए मैंने परफ्यूम को स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया था। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि ये परफ्यूम मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। फिलहाल जब हम वहाँ फार्म हाउस में पहुंचे जहाँ पर शादी हो रही थी, वहाँ पहुंचकर हमने, यानी मैं और मेरा भाई, हम लोगों ने खाना खाया और खूब एंजॉय किया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। फिर मैं और मेरा भाई शादी के बीच में ही बाहर चले गए, क्योंकि अभी बारात को आने में काफी टाइम था। हम बाहर आकर इधर उधर चलते जा रहे थे। उस वक्त बाहर काफी कोहरा लगा हुआ था और ठंड भी काफी बढ़ रही थी। इसी बीच हम चलते चलते पता नहीं कितनी आगे निकल गए, क्योंकि हमें कोहरे में ये पता ही नहीं चल पाया कि हम कहां पर थे। लेकिन एक बात अच्छी थी कि हमारे पास हमारा मोबाइल था। फिर हमने सोचा कि हम अपने परिवार के साथ प्रैंक करते हैं, यानी एक तरह का मजाक। और जैसे ही हमने मजाक करने के लिए अपने पिताजी को कॉल मिलाया तो उनके फोन उठाते ही हमने उन्हें बताया हम कोई इंस्टीट्यूट के इलाके में पहुंच गए हैं, जबकि हम आसपास ही थे, लेकिन उस जगह से अनजान थे। ये सुनकर हमारे पिताजी हम पर गुस्सा होने लगे। हमें खूब डांट भी लगाई, जिसकी वजह से हम काफी डर गए थे। इसके बाद ही ठीक हमने अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन किया और नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोग फार्म हाउस पर वापस आ गए। हमारे वहां पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि वहां बारात भी आ गई थी। इसके बाद हम अपने पूरे परिवार के साथ जाकर खड़े हो गए। हैरानी की बात तो ये थी कि हमारे परिवार वालों ने हमें बिल्कुल भी नहीं डांटा, लेकिन जिस जगह हम कोहरे में निकल गए थे, पूरी जगह लंबे पेड़ों से भरी थी। सच कहूं तो वहां से आने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 3 या 4 दिन से मुझे जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटता
तो अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता, जैसे कि कोई मुझे कमरे के दरवाजे से देख रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी की परछाई या यूं कहें काला साया। कभी कभी तो मानो ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज मेरे बगल में ही खड़ी हो। लेकिन मैं फिर भी इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इन सब के बाद मैं डर के मारे बस लेटा ही था और सोने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन अचानक मेरे कानों में किसी के पायल की आवाज आने लगी। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चुपचाप अपनी चद्दर ओढ़ी और मैं सोने की कोशिश करने लगा। शायद मुझे नींद आ चुकी थी और मुझे उसी बीच एक सपना भी आया। मैंने किसी औरत को एक अजीब सी साड़ी पहने देखा था। वो बहुत खतरनाक तरीके से नाच रही थी। मैं सब देख के और ज्यादा घबरा गया। उसका चेहरा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। शायद इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं देख सकता था। वो तो भगवान का शुक्र था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम से उठकर अपने बेड पर बैठ गया। मैंने जल्दी से पानी का जग उठाया और पानी पीते पीते ये सोचने लगा कि आखिरकार ये सब था क्या। यकीन मानो इसके बाद से ही मेरी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी। अचानक मेरे सीने में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा मानो जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं उन सब चीजों को महसूस ही कर रहा था कि दर्द मेरा अचानक इतना बढ़ गया कि मैं सहन तक नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे होश तो आया, लेकिन मैं होश में नहीं था। इसी तरह एक दिन मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि घर वालों को एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। तब जाकर मेरे घर वालों ने मुझे एम्बुलेंस के जरिए मैक्स हॉस्पिटल ले गए। वहां मुझे इमरजेंसी में भर्ती करवाना पड़ा। वहां पहुंचकर तुरंत डॉक्टरों ने मेरे सारे टेस्ट किए। उस वक्त रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम घर जा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी कोई खास बीमारी नहीं, तुम ठीक हो, हम तुम्हें आराम से घर भेज देते हैं। फिलहाल उन्होंने मुझे उसी दिन डिस्चार्ज भी कर दिया। बस उन्होंने एक ही बात कही कि घर जाने के बाद एक बार आप अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट के पास जरूर दिखवा लीजिएगा। सब कुछ हो जाने के बाद मैं वापस घर आ गया। घर वापस पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे उस डॉक्टर को दिखाया। उसने भी टेस्ट लिया। यकीन मानिए उस टेस्ट में भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। इसके बाद तो मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे मेरा वजन भी कम होने लगा था। इसी बीच जब मैं सुबह सुबह नहाने गया तो मैंने शीशे में अपनी गर्दन की तरफ देखा। हाथ लगाने पे थोड़ा खुरदुरा सा महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैंने शीशे में ध्यान से देखा तो वहां पर नाखूनों के निशान थे। उस निशान को देखने के बाद मैं इतना घबरा गया कि ये बात मैंने अपनी माँ को बताई। यकीन मानिए वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी वक्त मेरी माँ एक मौलाना के पास गई। मौलाना जी मेरी माँ के साथ वापस घर आए। उन्होंने मुझे ठीक से देखा। उन्होंने मेरे सर पर भी हाथ रखा। न जाने उन्होंने ऐसी कौन सी तरकीब लगाई कि उनका हर एक लफ्ज मुझे आज भी याद है। उन्होंने जवाब दिया कि आपका बेटा जिस दिन शादी में गया था तो उस दिन यह आपसे कहीं दूर किसी जंगल के पास चला गया था। उस वक्त शायद इसने कोई इत्र लगाया था जिसकी वजह से एक चुड़ैल इसके पीछे लग गई है और वो हो ना हो तुम्हारे घर तक आ गई है। जैसे जैसे वो तांत्रिक बोलते रहे वैसे वैसे हमारा परिवार पहले से ज्यादा घबराता हुआ नजर आने लगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको एक ताबीज देता हूं। ये ताबीज एकदम पाक है। इसको आप अपने बेटे को पहना देना और इसको कहना कि ये इस ताबीज को कभी ना उतारे। इससे होगा ये कि वो जो भी साया है वो इसके आसपास भी नजर नहीं आएगा। इतना कहकर वो चले गए। इसके बाद माँ ने मुझे वो ताबीज पहना दिया, लेकिन यकीन मानिए फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। न जाने ऐसा क्या हो गया था मुझे। मेरी माँ दोबारा उस मौलाना के पास गई तो इस बार मौलाना ने एक चिराग बना के दिया और कहा कि अपने बेटे को इसके आगे बैठने को कहना। माँ वहां से वापस आई और उन्होंने वो चिराग मेरे ठीक सामने रख दिया और मुझसे कहा कि इसके सामने ही बैठे रहना। मैंने ठीक जैसे माँ ने बताया वैसे ही किया। मैं कई घंटों तक उसके सामने ही बैठा रहा
आप यकीन भी नहीं मानेंगे, मैं कभी मकड़ी तो कभी चींटी को उस चिराग के अंदर बाहर जाते देखता रहता। मैं सच कहूं, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं ठीक तो हूं, पर कभी कभी रात को उस साए को अपने आसपास महसूस करता हूं। मैं सोचता हूं, न जाने ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि जिसकी सजा मैं कहीं ना कहीं आज भी भुगत रहा हूं। तो दोस्तों, देखा आपने। दोस्तों, वैसे सच कहूं तो ये कहानी मैंने आज तक जितनी भी कहानियां सुनाई है सबसे हटके है, सबसे हटके है, सबसे हटके है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है। मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर का रहने वाला हूं। वैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई भाई। इसी वजह से मुझे खुद से अकेले में बातें करने की आदत सी हो गई है। दोस्तों, जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी एकदम सच्ची है, जो मेरे साथ ही घटी है। और मैं इस घटना के बारे में आज भी सोचता हूं तो सोच में ही पड़ जाता हूं। वैसे ये घटना आज से 1.5 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में ही गया था। उस समय मुझे किसी से प्यार हो गया था, पहली नज़र का प्यार। उसका एहसास तो आप जानते ही होंगे। वो लड़की भी सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई कर रही थी, पर मैंने कभी उससे प्यार का इजहार नहीं किया था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसको कोई कितना चाहता है। हालांकि जब भी वो मेरे सामने से गुजरती तो मेरा दिल काफी तेज धड़कना शुरू हो जाता। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए मैं उसको अपने दिल की बात कभी बोल ही नहीं पाया था। दोस्तों, वैसे इसको आप प्यार तो कह ही सकते हैं, पर ये जो एहसास था वो एहसास सिर्फ लड़की के लिए मेरे दिल में था, जो कि प्यार से भी बढ़कर था, जिसे मैं मोहब्बत कहता हूं। मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मेरा मन बस उसी को देखने को करता था और हर पल उसी का ध्यान दिलो दिमाग में रहता था। इसी वजह से मेरा पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं उसे अपना हाले दिल बयां कर ही दूंगा। और जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने सुना कि उसकी किसी और से शादी होने वाली है। वो ये सब बातें अपनी किसी सहेली को बता रही थी। मैं ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया, मानो मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे, क्योंकि उस वक्त मैं पूरा टूट चुका था। अचानक मेरा किसी से भी बात करने का मन तक नहीं कर रहा था। मैं ठीक उसके पास चला तो गया था, लेकिन मैं बात करता भी तो किससे, क्योंकि मैं तो एकदम अकेला था और अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बता सकता था। साथ ही मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि मैं अपनी ही दुनिया में रहता था। हमेशा अपने आप से ही ऐसे बात करने की आदत की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं था। लेकिन जब मैंने सुना कि उस लड़की की शादी होने वाली है तो मैं और ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगा था। मेरी दुनिया थोड़ी हिल सी गई थी। लेकिन इसके बाद मैं हर रोज शाम को एक सुनसान पुल में बैठने लगा। वहां बैठकर चुपचाप सिगरेट पीता। कुछ दिनों तक मैं काफी परेशान था। यकीन मानिए, मैं उस लड़की को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने ऐसा क्या था कि मैं भुला ही नहीं पा रहा था। साथ ही जब भी मैं उस पुल पर जाकर बैठता तो यही सोचता रहता कि काश मेरा भी कोई अपना होता, जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता। धीरे धीरे इसी तरह 1.5 हफ्ता बीत चुका था। फिर एक दिन मैं उसी पुल पर बैठकर सिगरेट पी रहा था कि अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी की नजर मुझ पर हो, लेकिन मैंने कुछ ध्यान ना देते हुए मैं अपने में ही खोया हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। ठीक इसी के बाद ही मुझे किसी के पायलों की आवाज भी सुनाई देने लगी। उस समय ठंड का मौसम था और जो लोग उत्तराखंड में आते होंगे उन्हें इस मौसम का पता होगा, क्योंकि दिसंबर का महीना था और देहरादून की ठंड इस समय यहाँ पर काफी ठंड रहती है। तो ठीक उसी वक्त काफी हवाएं चल रही थी। मैंने सोचा कि शायद हवा से पॉलिथीन उड़ रही होगी, तो यह आवाज शायद उसी की होगी। लेकिन इस बार वो आवाज मेरे ठीक सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो कुछ भी था मेरे सामने ही खड़ा हो। लेकिन अंधेरा काफी था, जिस वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था।
लेकिन मैं थोड़ा घबराया जरूर था। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि एक सिगरेट निकालकर मैंने अपने बगल पर रख दी। और जब मैंने ऐसा किया तो मैं बिल्कुल होपलेस सा हो गया था, क्योंकि उस वक्त उस पुल के आसपास भी कोई नहीं था। हालांकि कभी कभी लोग सामने से निकल जाया करते थे, लेकिन उस वक्त एकदम सुनसान था कि अचानक मेरे कान के पास आवाज आई। और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। वो मुझसे बोलने लगी कि सिगरेट तो दे दी, पर अब माचिस भी तो दो। ये बात सुनकर उस समय मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने माचिस निकाली और अपने बगल में रख दी। और मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार ये मुझसे बात करने कौन आया है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। ये सोचकर मैं एकदम से उठा ही था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैं वहीं जाम सा हो गया। दोस्तों, शायद आप यकीन ना करें, पर वो जो कोई भी था उसकी आवाज मुझे सुनाई थी। वो मुझसे कह रही थी कि देखो, मैं आ गई हूं, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपने मन की सारी बात बता सकते हो। मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी और आपसे बातें भी करूंगी। मुझे अपना दोस्त ही समझो, क्योंकि आप मुझे काफी अच्छे लगे। मैं आपको हर रोज यहाँ पुल पर बैठे हुए देखती हूँ। दोस्तों, उसकी ये बातें सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं वहीं पर बैठ गया और मैंने उससे कहा कि आप जो भी हो मेरे सामने आओ। मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपको मुझसे क्या चाहिए, लेकिन इतना तो समझ ही गया हूं कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। दोस्तों, वो मेरी बातें सुनने के बाद कुछ देर तो बिल्कुल शांत सी हो गई। तो ठीक उसके अगले ही पल मुझे कुछ ही दूरी पर एक लड़की दिखाई दी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन खास बात तो ये थी कि मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर न जाने क्यों ये देखने के बाद मैं भावुक सा हो गया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक उसी वक्त जो मुझसे इतनी दूर खड़ी थी, वो अचानक अब मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मैंने जब ठीक से उसको अपने पास से देखा तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तब मैंने सोचा कि जरूर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी खराब है। एक ही पल में मैं उठा और चुपचाप वहां से जाने लगा। पता नहीं क्यों, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ उसके बारे में भी जानना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं जा रहा था तो उसकी आवाज पीछे से मुझे सुनाई दे रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी और मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं आपको अपने से दूर कर रही हूं। वैसे भी इस पुल पर कई लोग आते हैं, लेकिन आप वो पहले इंसान हो जो यहां पर आए हो और मुझसे बातें भी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपको चाहने लगी हूं। दोस्तों, उसने इतना ही बोला था कि पुल खत्म हो गया और मैं चुपचाप अपने घर चला गया। पूरी रात मैं इन सब के बारे में सोचता रहा और फिर मैं दोबारा उस पुल के पास गया तो पुल से पहले एक दुकान पड़ती थी। मैं उस दुकान पर गया। मैंने दुकानदार से पूछा कि इस पुल में बहुत कम लोग आते हैं, आखिर ऐसा क्या राज है इस पुल का। तब जाकर उस दुकानदार ने कहा, लोग इस पुल पर नहीं जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कम ही आते जाते हैं। आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। एक लड़की थी, वो काफी दुखी लग रही थी और वो ठीक इसी पुल पर बैठी थी। उसने अचानक अपने हाथों की नस काट ली यहीं पर, और फिर इसी पुल पर उसकी तड़पते तड़पते मौत हो गई। मौत के बाद उस लड़की की जांच हुई तो पता चला कि वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने कभी उसे प्यार ही नहीं किया, उल्टा उसके साथ गलत काम किया था, जिस वजह से वो पूरे शहर में बदनाम हो गई थी। वो इस बदनामी और लड़के के धोखे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। लेकिन यहाँ से जो भी लड़का गुजरता है, चाहे वो दिन हो या रात, वो उस लड़के को बहुत मारती है
और कभी कभी इतना ज्यादा मारती है कि वो लड़का हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। वो यहां से गुजरने वाले हर लड़के पर अपना गुस्सा निकालती है। अपने साथ हुए धोखे का बदला वो हर लड़के से लेती है। बोलते बोलते दुकानदार ने यह भी कहा कि तुम पहले ऐसे लड़के हो जो हर रोज पुल पर जाते हो और वहां से ठीक ठाक वापस भी आ जाते हो। हम लोग तो उस पुल पे सिर्फ दिन के समय ही जाते हैं, वो भी तब जब हम 4-5 लोग होते हैं। दोस्तों, मैं उस दुकानदार की बातें सुनकर काफी डर गया था। मेरा उस पुल पर जाने का बिल्कुल मन नहीं किया। मैंने उस दुकान से कुछ खाने के लिए लिया और बचे हुए पैसों से एक सिगरेट और एक माचिस ली और उस पुल से वापस घर की तरफ आ गया। यकीन मानिए, उस रात मेरे सपनों में वही पुल दिखाई दिया था और ठीक वो लड़की भी दिखाई थी जो कि बहुत खुश थी। वो मेरा लिया हुआ खाने का सामान और सिगरेट का सेवन कर रही थी। इसी बीच कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन वो सपना मुझे अच्छी तरह याद था और ठीक उसके अगले दिन ही उसी पुल पर शाम के वक्त गया। मैं चुपचाप वहां पर बैठकर सिगरेट पी रहा था और एक सिगरेट मैंने साइड में रख दी। उसके साथ मैंने एक माचिस भी रखी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मुझे वही पायलों की आवाज सुनाई थी। मैं एकदम खड़ा उठा। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? मैंने दुकानदार से आपके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो उस दुकानदार ने मुझे बताया वो सच है या झूठ। मुझे ये सब आपसे जानना है कि आपने वाकई में यहाँ से गुजरने वाले हर लड़के को मारा है, और अगर ऐसा है तो आपने मेरे साथ कुछ भी क्यों नहीं किया? आप मुझे बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़की मेरे सामने आ गई। वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसको देखकर मैं उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में डर भी था। वो मुझसे बोलने लगी कि मैंने आपकी दिल की सारी बात सुनी है। आप भी तो किसी से प्यार करते थे, मगर उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए आप उससे बिल्कुल दूर हो चुके हो। मैं तो आपको भी मारने वाली थी, मगर आपके आंखों में आंसू देखकर मैं समझ गई थी, क्योंकि आंसू सिर्फ उसी की आंखों में आते हैं जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं। वो तो आपका प्यार एक तरफा था, लेकिन आपकी सोच अच्छी थी। तभी मैं समझ गई थी कि आप भी मेरी ही तरह थे, इसीलिए मैंने आपको नहीं मारा। वरना आज से पहले यहाँ जो भी आता है उनकी सोच हर लड़की के लिए गंदी होती थी, इसीलिए मैंने सबको सबक सिखाया। लेकिन आप मुझे नेक दिल लगे, इसीलिए मैं आपके सामने आई हूँ। दोस्तों, ये सब सुनते ही मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ने लगे। मैं उस पुल को क्रॉस करने लगा था। दोस्तों, आप लोग शायद यकीन भी नहीं करोगे कि वो मुझसे कह रही थी कि आपका जब मन करे आप मुझसे मिलने आते रहना। मैं शायद यहाँ रहूं या ना रहूं, पर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। उसके इतना कहने के बाद मैंने वो पुल का रास्ता खत्म कर लिया था और मैं बाहर आ गया था। वैसे आपको बताऊं तो अब मैं उस पुल पर बहुत कम जाता हूं, क्योंकि अब मुझे वो लड़की वहां नहीं मिलती है। पर जब भी मैं वहां जाता हूं तो एक सिगरेट और माचिस वहां रख देता हूं। फिलहाल मैंने वहां जाना काफी समय से बंद कर दिया है, लेकिन यह घटना मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी। ये सब इसीलिए है क्योंकि शायद उस लड़की और मेरे बीच के विचार आपस में काफी ज्यादा मिलते हैं। साथ ही मैं हमेशा चाहूंगा कि वो हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, ज्यादा अकेला रहना, किसी से बात ना करना, अपने आप में ही मगन रहना, अपने आप से ही बातें करना इंसान को काफी बदल देता है। मैं ये तो नहीं कहता कि उनके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई बार जब इंसान ज्यादा अकेला पड़ जाता है और एक ही चीज को बार बार सोचता है तो कहीं ना कहीं अपने मन में ही कुछ कहानी बना लेता है। हो सकता है कि शायद अकेला रहने की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ हो। बाकी आप लोग तो हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। आइए दोस्तों,
चलते अपनी चौथी कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बरिंदर कुमार है। मैं पंजाब के जलंधर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ साथ मेरी बीवी के साथ भी घट चुकी है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों पिछले 16 सालों से पंजाब के जलंधर में किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन ये बात उस टाइम की है जब हमारे पास इन्वर्टर नहीं हुआ करता था। उस वक्त हमें गर्मियों में बाहर छत पर सोना पड़ता था। तो ठीक अब मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस वक्त हम रोज गर्मियों में छत पर सोते थे। वहां पर उस वक्त सारे लोग ही अपनी अपनी छतों पर ही सोया करते थे। तो ठीक हर रोज की तरह हम खाना खाकर छत पर सोने चले गए कि समय ज्यादा हो जाने के कारण मैं और मेरी वाइफ ने आपस में काफी देर तक बातचीत की। थोड़ी देर बाद हम फिर सो गए, लेकिन मैं एक चारपाई पर सोया था। उस वक्त लगभग रात के 12 बज चुके थे। मुझे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो मेरी आंख एकदम से खुल गई। मैंने खड़े होकर इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अपना वहम समझकर मैं दोबारा सो गया। सोते ही कुछ देर के बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई चारपाई पर बैठा हो, क्योंकि मुझे अपनी चारपाई पर दबाव पड़ता महसूस हो रहा था। मैं ये सब दोबारा देखने के लिए जैसे ही उठ रहा था तो मैं उठ ही नहीं पाया, मानो किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। उस वक्त मैं पूरी ताकत से कोशिश करने लगा, लेकिन तब भी मैं अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था। पैर भी मानो वहीं पर जम गए हो। लेकिन मैंने सोचा कि अपनी वाइफ को जगाऊं, पर मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि किसी ने मुझे पूरी चारपाई पर बांध दिया हो। बहुत कोशिशों के बाद मैं अपनी वाइफ को जगा पाया और वो जाग गई। इसके बाद मैं उसे जैसे ही कुछ बता पाता, न जाने क्यों पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो इतनी नींद में थी कि वो वापस सो गई। लेकिन वो जो कुछ भी था वो दोबारा फिर से मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गया। लेकिन मैं बस महसूस ही कर पा रहा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यकीन मानिए, ऐसा कई बार कई रातों को होता रहा। इन सब से मैं काफी डर गया था, लेकिन मुझे सुकून था कि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे रात में सोने में भी डर लगने लगा था। कई रात तो मुझे ऐसा ही महसूस होता था जैसे कि कोई मेरा गला घोट रहा हो या किसी चीज से मेरा कोई गला दबा रहा हो। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी ही घटना बिल्कुल हमारी ही तरह हमारे पड़ोस में रह रही एक लड़की के साथ घटी। तो वो भी रात को अपने परिवार के साथ, ठीक वो भी रात को अपने परिवार के साथ छत पर सोया करती थी। उस वक्त करीबन रात के 2 बज रहे होंगे। हमें अचानक एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। फिर हम सब लोग जो भी छत पर सोते थे, सारे लोग उस लड़की की छत पर इकट्ठा हो गए। हम सबने मिलकर उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही हो। हमने उसे होश में लाने के लिए कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन शांत होने के बाद जब वो ठीक हुई तो उसने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ पर सोई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे दिख रहा है और ठीक मेरे पास आकर बैठा हुआ है। और जब मैंने उसे देखने के लिए आंखें खोली तो ठीक मेरे सामने एक लड़की बैठी थी जिसकी आज से 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। वो मुझसे कह रही थी कि उठ जाओ और मेरे साथ खेलो। वो मुझे लगातार उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। पर वो फिर से मुझसे जिद करने लगी कि मेरे साथ तुम्हें खेलना ही होगा। लेकिन मैंने दोबारा मना किया। न जाने उसे क्या हुआ, वो मुझे मारने लगी, जिस वजह से मैं अपने बचाव के लिए चिल्लाई। इसके बाद आप लोगों को आते देखा तो वो यहाँ से चली गई और जाते जाते वो मुझसे कह के गई कि मैं फिर 5 दिन बाद वापस आऊंगी। यकीन मानिए, उस लड़की की बातों पर हमने उस वक्त बिल्कुल विश्वास नहीं किया। लेकिन एकदम मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे और गर्दन पर पड़ी, जहां पर साफ साफ
उस लड़की के नाखूनों के निशान थे जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। ये सब मैंने वहां आए लोगों को भी दिखाया। ठीक उसी वक्त सबने उसकी शक्ल को ध्यान से देखा। सब लोग काफी डर गए थे। किसी के भी मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ये सब हो जाने के बाद लड़की के परिवार वाले भी काफी घबरा गए थे। उन्होंने उस घर को खाली करना ही ठीक समझा। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची आपबीती है, इसको मजाक में ना ले। लेकिन अब मैं आपको अपनी वाइफ के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह करीबन 9 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ बाइक पर क्लिनिक जा रहा था। तो एक जगह रेड लाइट क्रॉस करते वक्त अचानक मेरी वाइफ जोर से चिल्लाने लगी। वो कहने लगी थी कि बाइक रोको, मुझे घबराहट हो रही है, साथ ही चक्कर भी आ रहा है। लेकिन मैंने अपनी बाइक नहीं रोकी। मैंने बाइक धीरे धीरे चलाते हुए अपने क्लिनिक पर ही आकर रोकी। वहां पहुंचकर मैंने अपनी वाइफ का ब्लड प्रेशर नापा तो पता चला कि लो था। इसके बाद मेरी वाइफ ने उसी क्लिनिक पर थोड़ी देर आराम किया, लेकिन तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसकी सेहत में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग वहां से हॉस्पिटल चले गए। वहां के डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी जिसे हमने वहीं आसपास से ले लिया था। इसके बाद मैंने अपनी वाइफ को घर छोड़ दिया और मैं फिर से अपनी क्लिनिक पर आ गया। दोस्तों, दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, मगर जब शाम हुई तो मेरी वाइफ का फोन आया। उसने कहा कि आप जल्दी से घर आ जाइए। मैंने तुरंत पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस घर के अंदर कोई मौजूद है या फिर कोई मेरे पीछे खड़ा है। ये सुनने के तुरंत बाद मैंने अपना क्लिनिक बंद किया और मैं तुरंत घर के लिए निकल गया। यकीन मानिए, जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। इसके बाद जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ एक कोने में बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डरी और सहमी सी लग रही थी। लेकिन जब उसने मुझे अपने सामने देखा तो वो अचानक मेरे गले से लगकर रो रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उस वक्त रात का समय था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं कहाँ जाऊं? मैंने ज्यादा ना सोचते हुए मेरे माता पिता को कॉल मिलाया, जो कि उस वक्त गांव में ही रहते थे। उनके फोन उठाते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि आज की रात तुम जैसे तैसे निकालने की कोशिश करो, कल सुबह होते ही यहाँ से गांव के लिए निकल जाना। माता पिता की ये बात सुनकर मैंने सोचा कि सुबह होते ही गांव को निकल जाएंगे, लेकिन एक तरफ मेरी वाइफ थी कि बस डरते ही जा रही थी। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है और वो मुझे अपने पास बुला रहा है। मैंने अपनी वाइफ को काफी समझाया कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, चलो तुम चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर जैसे तैसे रात बीत चुकी थी और धीरे धीरे सुबह हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार था गांव जाने के लिए और मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली। उसमें बैठकर हम लोग अपने गांव के लिए निकल गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव हिमाचल में है और जालंधर से हिमाचल की दूरी कम से कम 2.5 घंटे का सफर है। तो ठीक जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मेरी गाड़ी में जैसे काफी भार रखा हो, वो काफी भारी सी हो गई थी। लेकिन मैंने इन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए जैसे तैसे अपने गांव के नजदीक पहुंच गया। लेकिन फिर भी हमें वहां से अपने गांव तक जाने के लिए 1 घंटे की दूरी तय करनी थी। और ठीक वहीं रास्ते में एक बाबा ने अपना मंदिर अपने घर में ही बनाया हुआ था। वहां कोई बाबा झाड़ फूक मंत्र करता था, वो भी उसी घर के रास्ते में पड़ता था। तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे ऐसा लगा कि रास्ते में मेरी वाइफ का कोई गला घोट रहा हो। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैं फिर बहुत ज्यादा घबरा गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो मेरी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे देखकर अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने बाबा के घर के बाहर ही गाड़ी रोकी तो बाबा ने आकर हमें देखा। उन्होंने कहा कि इसको जल्दी अंदर लेकर आओ,
लेकिन मेरी वाइफ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो अपने कदम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा रही थी। वो तो अच्छा था कि वहाँ कुछ लोग भी खड़े थे। मैंने तुरंत काफ़ी लोगों से मदद मांगी। हम कम से कम 6 या 7 आदमी होंगे। हमने मेरी वाइफ को पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाना चाहा, पर वो हम सब आदमियों पर भारी पड़ रही थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग भी दोबारा कोशिश करने लगे। सबने बहुत मदद की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह कोशिश कर बड़ी मुश्किल के बाद हमने उसे अंदर पहुंचाया। अंदर पहुंचने के बाद ठीक उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ हमारे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। वो बाबा मेरी वाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने भी दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने बड़ी मुश्किलों से सामना करते हुए कहीं उससे निजात पाया। फिर बाबा ने हमें वापस घर भेज दिया। वहां से जाने के बाद मेरी वाइफ बिल्कुल बेहोश थी, लेकिन इसके बाद कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा। सब कुछ मानो एकदम शांत हो गया था। फिर हम अगले ही दिन वापसी उसी बाबा के पास गए। उस दिन बाबा ने हमें बताया और ठीक उसी दिन हमें बाबा ने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाइफ के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया था जिसने उसे अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन मैंने उस आत्मा को तुम्हारी वाइफ के शरीर से निकाल दिया है। अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर जा सकते हो। बाबा की ये बात सुनकर मुझे भी कुछ ठीक लग रहा था, क्योंकि जिस रात मैं उसे घर लाया था उसके बाद से सब कुछ ठीक ही था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यकीन मानिए, अब मेरी वाइफ ठीक है। मैंने कई बार भगवान का शुक्र अदा किया और कहा कि हे भगवान, आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया। हमारे दिन आराम से कटने लगे थे। एक दिन अचानक मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि तुम्हें याद नहीं शायद कि जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे तब मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई काली सी चीज मेरे से टकराई हो। इसीलिए मैं उस वक्त चिल्लाई भी थी, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। दोस्तों, मेरी वाइफ ने जो कहा उसे तो उतना कम से कम याद था, लेकिन इसके बाद जो मैंने सहा वो मुझे याद था। पर शुक्र है आज हम दोनों ठीक हैं। सच कहूं तो बस मैं दुआ करूंगा कि आज के बाद कभी भी ऐसी चीजों का सामना ना हो, क्योंकि जब इनका सामना होता है तो इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि एक तरह का पागल बन जाता है। बस यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, इंसान कई बार अपनी समझ से नहीं चल पाता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है। पर भगवान का शुक्र है कि जितना इंसान का दिमाग चलता है वो कम से कम कुछ तो करने की कोशिश करता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रीना कपूर है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूं। लेकिन आज मैं आपको अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताना चाहती हूं, जिसे मैं आज भी सोचकर बहुत ज्यादा डर जाती हूं। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। इस उम्र में अक्सर लोग पढ़ाई करते हैं। इतनी कम उम्र में मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी और फिर मैं शादी के बाद दिल्ली आ गई, क्योंकि मेरे ससुराल वाले दिल्ली में रहते थे। जब मैं अपने ससुराल में आई तो कुछ महीनों तक तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन अचानक इसके बाद सबका बर्ताव मेरे लिए काफी बदल गया था। कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। सब कुछ काफी अजीब हो गया था। मुझे भी अजीब सा लगने लगा था और काफी बुरा भी। सच कहूं तो मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि अब हमें कहीं दूसरी जगह रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के ऐसे व्यवहार के साथ मैं रह नहीं पाऊंगी। मैंने ये बात अपने पति से की। मैंने कहा, हम लोग कहीं और रहने चलते हैं, क्योंकि ये सब तो आपने भी देखा ना कि बाकी घर वालों का व्यवहार मेरे प्रति कैसा है। वो तो शुक्र था कि मेरी बात वो मान गए। फिर हम घर वालों से अलग होकर दूसरी जगह किराए के मकान में रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था।
साथ ही मैं प्रेग्नेंट भी थी। जब हम किराए के मकान में रहने लगे तो वहाँ बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वहाँ पर मुझे किसी का भी बुरा बर्ताव नहीं झेलना पड़ रहा था। मौसम बदलता रहा और गर्मियों के दिन शुरू हो गए। उन दिनों हम लोग छत पर ही सोने चले जाते थे। वहाँ पर और लोग भी छत पर ही सोया करते थे। तो ठीक एक दिन जब मैं छत पर सोई हुई थी तो मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट के ऊपर अपना हाथ फिराया हो। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं चौंक गई। वो बिल्कुल मेरे पति की ही कॉपी थी। एक तरह से उसे डुप्लीकेट भी कह सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं की जैसी शक्ल और सूरत थी। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर उसने कोई जवाब ना देते हुए वो वहां से उठकर चुपचाप चला गया। लेकिन मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं भी चुपचाप खड़े उठकर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मैं अचानक पीछे मुड़ गई। शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, या यूं कहें कि मुझे भगवान जी ने बचा लिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मानो मैं अभी नींद से जागी हूं। मेरे पति ठीक मेरे बगल में ही सो रहे थे और आप उसे बहरूपिया कहें या भूत, जो कि सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। वो चलते चलते अचानक ही गायब हो गया। मैं भी वहां से भागकर अपने पति के पास आ गई। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें तुरंत उठाया और उन्हें सारी बात बताई। उस वक्त वो इतना घबरा गए कि उन्होंने सबसे पूछा, साथ ही मकान मालिक से भी पूछा। मकान मालिक ने बताया कि ये सब यहाँ पहले भी होता रहा है। आपको छत पर नहीं सोना चाहिए था क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में ऐसी चीजें परेशान करती हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी को अपनी आपबीती बताना चाहती थी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में आप छत तो छोड़िए, कहीं बाहर भी बिल्कुल ना सोए और ना ही देर रात कभी बाहर घूमें। दोस्तों, ऐसा होता है, आप माने या ना माने, या अपने परिवार वालों से भी पूछ सकते हैं कि खासकर बच्चों को लेकर घर वाले काफ़ी रोक टोक लगाते हैं। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ों की बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं। बिल्कुल सच्ची होती हैं। बिल्कुल सच्ची होती हैं। तो ठीक इसी के चलते हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम बीबा है और आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरी चाची सास के मायके की है। वो ठीक जिस बिल्डिंग में रहती थी वो काफ़ी पुराने ज़माने की तरह थी। देखकर ऐसे लगता था जैसे कि यहाँ पर लोग किस तरह रहते होंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग की बनावट काफ़ी डरावनी थी। एक दिन उन्हीं के बिल्डिंग में रह रही एक लड़की हर रोज़ शाम को करीबन 7 से 8 बजे के आसपास अपने बिल्डिंग के पीछे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। वो हर रोज़ ऐसा ही किया करती थी, लेकिन एक दिन वो इसी तरह अपने बॉयफ्रेंड से सबसे छिपकर बिल्डिंग के पीछे मिलने गई। लेकिन इस बार जब वो अपनी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि एक जली हुई औरत की लाश उसके सामने पड़ी है। वो ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके ऐसा चिल्लाने की वजह से कुछ ही पलों में अचानक वो दूसरी मंजिल से सीधा नीचे जमीन पर जा गिरी थी। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग भागकर आ गए और उसे जल्दी से उठाकर वहां पर खड़ी एक एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला कि उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। डॉक्टर ने कहा कि आप सब लोग बाहर ही इंतज़ार करें, अभी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं उस लड़की को देखकर ही कुछ बता पाऊंगा। दोस्तों, कुछ घंटे बीतने के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उनसे पता चला कि उस लड़की के हाथ और पैर एकदम फ्रैक्चर हो गए हैं और उसके चेहरे पर भी चोट काफ़ी लगी हुई थी। इसी वजह से उसे कुछ दिन तक यहीं रहना होगा, क्योंकि उसे ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद वो ठीक हो रही थी। उसकी हालत में सुधार देखकर उसे घर जाने के लिए कह दिया गया। हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो गई थी। जब वो लड़की हॉस्पिटल से घर वापस आई
तो उसके बर्ताव में काफ़ी बदलाव सा था, जैसे कि एक तरह का चिड़चिड़ापन। सब के सब उस लड़की का बर्ताव देखकर ये सोच रहे थे कि शायद इसके सर पर चोट लगने के कारण यह ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह किसी को नहीं मालूम थी। इसके बाद ठीक एक दिन दोपहर का वक्त था, वो लड़की सो रही थी कि तभी अचानक जोरों से चिल्लाकर खड़ी उठी और कहने लगी कि मेरे सामने कोई है, मुझे उससे प्लीज बचाओ, वो यहीं खड़ी है। दोस्तों, जब उसके घर वालों ने ये सब देखा तो पास के ही एक मौलवी जी को अपने घर पर बुलवाया, क्योंकि हालात एकदम से बिगड़ गए थे। और जब वो मौलवी जी घर पर आए, उन्होंने उस लड़की को ध्यान से देखा। वो देखते ही अपने मन में कुछ पढ़ने लगे। इसके बाद मौलवी जी ने थोड़ी देर बाद उस लड़की के परिवार वालों को बताया कि जिस रात आपकी लड़की ऊपर से नीचे गिरी थी, उस रात ये खुद से नहीं बल्कि किसी चुड़ैल ने इसे नीचे धक्का दे दिया था। साथ ही मौलवी जी ने अपने मन में कोई तंत्र मंत्र पढ़े और उस चुड़ैल को बुलाया। यकीन मानिए, जब वो चुड़ैल उस लड़की के शरीर में आई, तब मौलवी जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तब जाकर उस चुड़ैल ने बताया कि कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मैं यहाँ रहती थी, मैं काफ़ी खुश थी, पर कहीं ना कहीं शायद मेरे ससुराल वाले खुश नहीं थे। वो ठीक शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझसे दहेज की मांग करने लगे। उन लोगों को दहेज का लालच था। वो हर रोज़ मुझे परेशान करते थे, मुझे डराते थे और धमकी भी देते थे कि या तो अपने मायके से दहेज लेकर आओ, नहीं तो तुम अपने घर चले जाओ। और जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन लोगों ने मुझे जला दिया। लेकिन ठीक उसी रात इस लड़की ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। उसी की महक से मैं इसके पास आ गई। लेकिन जब इसने मुझे देखा तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में इसको ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था। दोस्तों, उस औरत की सारी बात सुनकर मौलवी जी ने फिर से उसे कुछ तंत्र मंत्र किया। वो औरत उस लड़की के शरीर से एकदम से चली गई। इसके बाद मौलवी जी ने तुरंत लड़की के हाथ में ताबीज़ बांध दिया और आयत पढ़कर फूंक मार दी। साथ ही कुछ पानी भी दिया था। इन सब के बाद धीरे धीरे वो लड़की ठीक होने लगी और अब वो पूरी तरह ठीक ठाक है। आज उसकी शादी भी हो चुकी है। यकीन मानिए, अब वो काफ़ी खुश है। दोस्तों, कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, पर आप यकीन मानिए, जब भी किसी के साथ कुछ होता है तो वो बेहद खतरनाक होता है, खतरनाक होता है, खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रासिक गायकवाड़ है और मैं महाराष्ट्र मुंबई का रहने वाला हूं। और आज मैं ये कहानी आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ज़रूरी बात यह है कि ये कहानी मेरे अंकल जी ने मुझे बताई है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, ये वाकया हाल ही में फरवरी का है। दरअसल मेरे अंकल जी को ऑफिस के किसी काम से नवी मुंबई जाना था, तो ठीक उनके साथ उनका ऑफिस का एक दोस्त भी गया था। उसी बीच उनके साथ एक हादसा हुआ, जिसे सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। तो आप भी सोचिए, जिनके साथ वो हादसा हुआ हो वो कितना डर गए होंगे। दोस्तों, जब वो पुरानी मुंबई गए तो उन्होंने वहाँ अपने ऑफिस का काम निपटाया। वो इधर उधर घूमने भी गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो जिस दिन वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें रेलवे स्टेशन भी पहुँचना था। उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी और ठीक वहाँ के ट्रेन का समय भी काफ़ी लंबा था। उस समय ट्रेनें भी काफ़ी कम चल रही थी। जब वो लोग उस स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चला कि वो ज़्यादा ही लेट हैं। इतना लेट कि आखिरी ट्रेन भी उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही जा चुकी थी। वो अब क्या करते, क्योंकि अब ट्रेन का समय बस सुबह का था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने न जाने क्यों सुबह तक इंतज़ार करने का सोचा। उस वक्त पूरे स्टेशन पर लाइटें भी कम थी, तो वो लोग स्टेशन के एग्जिट गेट के पास रखी चेयर में जाकर बैठ गए
और आपस में बातें करने लगे। वो लोग बातचीत में लगे ही थे कि अचानक अंकल के दोस्त की नज़र रेल की पटरी पर जा पड़ी। वहां उन्हें कोई अपनी तरफ आता दिख रहा था। उन्होंने हल्के से इशारा कर अपने दोस्त को उस ओर देखने को कहा। उनके इशारा करते ही वो हमारे बहुत करीब आ चुका था। यकीन मानिए, वो दोनों इतना डर गए थे कि वो वहां से सीधा एग्जिट गेट के बाहर की तरफ भाग गए। और जब वो भागकर स्टेशन की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो मेरे अंकल अचानक से नीचे गिर गए। उनके पैर में काफ़ी चोट लग गई थी। हो सकता है कि शायद हड़बड़ी में भागते वक्त उनका पैर सही सीढ़ी पर ना पड़ा हो। खैर, वो दोनों किसी तरह स्टेशन से बाहर आ गए। उन्हें स्टेशन से थोड़ी दूर एक चाय की दुकान मिली। वो दुकान को देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्होंने सोचा कि इस वक्त कहीं जाने से अच्छा है कि इस दुकान के पास ही जाया जाए। उन्होंने वहां पर जाकर कुछ देर दुकान वाले से बातचीत की। हालांकि दुकान वाले ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ऐसे हादसे हर किसी के साथ नहीं होते। लेकिन उस समय उनके साथ जो हुआ था वो किसी को बताने के लायक भी नहीं थे। उस वक्त उन्होंने वो पूरी रात वहीं गुजारने की सोची। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली एक बात और थी कि जब स्टेशन पर ही कोई नहीं था तो वहां दुकान के होने का भी कोई मतलब नहीं था। आखिरकार उन्हें वो दुकान क्यों दिखी? क्या वो एक छलावा था? क्या वो उनके दिमाग से खेल रहा था? न जाने वो कौन था। शायद वो कोई भगवान का फरिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की जान बच गई थी। उन्होंने पूरी रात वहीं बिताई। इसके बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तो अचानक वो काफ़ी बीमार भी रहे। लेकिन ये बीमार का सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बात सभी के लिए है कि कभी भी आप अगर किसी सुनसान जगह पर बैठे हो तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको हल्का सा भी कुछ महसूस हो या कुछ अजीब सा लगे तो वहाँ से हमें तुरंत चले जाना चाहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सहम जाओगे, क्योंकि मैं आज भी इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मैं तो बिल्कुल सहम जाता हूं। बाकी आपका मुझे नहीं पता। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जब किसी की मौत एक हादसा होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। वैसे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जासिम है और मैं झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 15 साल की थी और मेरे घर वाले टिस्को कंपनी नाम के एक फ्लैट में रहते थे। लेकिन उस अपार्टमेंट में एक हादसा हुआ था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी नहीं। यकीन मानिए, उसी अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर वाली मंजिल में एक औरत जल के मर गई थी। ऐसा वहाँ के आस पड़ोस के लोग बताते थे। उनका कहना था कि कई बार लोगों ने उस औरत की पायल की आवाज़ भी सुनी थी, जो कि अक्सर रातों में सुनाई देती थी। और ठीक हमारे बगल वाले फ्लैट से, और ठीक उस वक्त बगल वाले फ्लैट में 2 इंजीनियर स्टूडेंट भी किराए पर रहते थे। अक्सर उनका खाना होटल से आया करता था और रात का खाना ज़्यादातर 12:30 बजे तक आता था, क्योंकि वो लोग अपने सारे काम करके देर रात तक अपने फ्लैट पर आते थे। एक रात उन लोगों के रात का खाना किसी कारण नहीं आ पाया तो दूसरे दिन उन्होंने उस वेटर से पूछा जो कि उनका लंच लेकर आया था। उन्होंने कहा कि कल रात तुम हमारे लिए खाना क्यों नहीं लाए? तो उस होटल के वेटर ने कहा कि सर जी, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था तो मैंने आपके रूम के बाहर किसी औरत को देखा जिसके लंबे लंबे घने बाल थे। वो अपने बाल खोलकर खड़ी थी। उसे देखकर अचानक मैं डर गया और वहाँ से सीधा भाग गया। यकीन मानिए, अभी भी मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मुझे अपने साथ एक और स्टाफ के आदमी को लाना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने चुपचाप प्लेट रखी और वहाँ से चले गए। उनके खाना देने के बाद जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा कि आखिर कौन औरत होगी, हमें तो आज तक कुछ पता ही नहीं था, चलते हैं किसी से पता करवाते हैं।
इसके बाद वो दोनों अपने आसपास के बगल वाले रूम से पता करने लगे। तब जाकर किसी ने उन्हें बताया कि जिस फ्लैट में तुम लोग रहते हो उसी की दूसरी मंजिल में एक औरत रहती थी जिसका नाम स्मृति था। हो ना हो ये उसी की आत्मा है। वहां वो 23 साल पहले जल के मरी थी, तभी से उसकी आत्मा भटकती रहती है। ठीक उस रात तुम्हारे होटल के स्टाफ को भी उसी की आत्मा दिखाई दी थी। हो सकता है कि शायद तुम्हें भी वही दिखाई दी हो। ऐसा हम हकीकत में नहीं कह रहे, ना ही हमारा कोई मकसद है तुम्हें डराने का, लेकिन हमने भी ऐसा सुना था, इसीलिए आपने पूछा तो हमने बता दिया। बाकी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, उनके इतना कहने के बाद उन दोनों ने आखिरकार एक सही फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि उन्होंने उसे जल्द ही खाली कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि बेकार में परेशानी मोल लेना किसी खतरे से कम नहीं है। और मेरी माने तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जो चीज़ दिखाई ही नहीं देती उस चीज़ से कैसा बैर। लेकिन एक बात तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई तो देती है, तो इसी तरह अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतज़ार करता हूँ। बाकी मैं तो आपसे मिलता ही रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।